आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, जो कि पीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जामों में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये है अंजीरा, दूसरा है दंत सदासे, तीसरा है किलीकुमन से, चौथा है मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के समीप मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के समीप है और यहीं से गेहूं की 3 तथा जौ के 2 किस्म के खेती के भी संकेत मिले थे और 8,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व जौ और गेहूं के खेती के साथ पशुपालन भेड़ बकरी के छात्र भी प्राप्त हुए थे। यहीं से नवपाषाण काल के अनेक अवशेष भी प्राप्त हुए। इस स्तर से सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति और विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हड़प्पा जैसे ईंटों से बने घर भी मिले। लगभग 6,000 ईस्वी पूर्व तक औजार एवं बर्तन भी बनने लगे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए पुष्यमिंगसुंग, सेकेंड ऑप्शन है मेनादार, तीसरा है बिमकदिफिसेस, चौथा है गोमतीपुत्र सतकर्णी। इसका राइट आंसर होगा बिमकदिफिसेस। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने किया, परंतु व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय शक कुषाण शासकों को दिया जाता है। बिमकदिफिसेस द्वितीय पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यह माना जाता है कि अधिकांश लोग सोना रोम से व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया था। यहाँ तक कि व्यापक स्तर पर इसके प्रचलन का प्रश्न है तो कनिष्क के समय में यह व्यापक रूप में प्रचलन में आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा
अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में बहुत ही कठोर भू राजस्व प्रणाली थी और इसने ही भू राजस्व का आधा भाग यानी कि 50% निर्धारित किया। भू राजस्व असूरी का हिसाब पटवारी रखते थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति जैसे चौधरी, मुकद्दम और खुद को नियुक्त किया। इसके समय राजस्व वसूली का मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना। इसने अधिकांश भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इसने इकदारी व्यवस्था को बंद किया, नगद वेतन देना शुरू किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान मोइनुल आबदीन। इसका राइट आंसर होगा सुल्तान जैनुल आबदीन। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसने मध्यकालीन कश्मीर में 1420 से लेकर के 1470 ईस्वी तक शासन किया। इसने बहुत ही कल्याणकारी और लोकप्रिय भी कार्य किया। इसने ही कश्मीर के हिंदू समुदाय पर आरोपित जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर को इसने ही समाप्त किया। मुस्लिम शासक होने के बावजूद उसने गो हत्या पे भी प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हिंदुओं को भावनाओं को देखते हुए सती प्रथा को जारी रखा। इसके ही आदेश पर महाभारत कलहड़ की राजतरंगी का फारसी में अनुवाद किया गया। उसने अपने पिता के शासनकाल में कश्मीर छोड़कर चले गए हिंदुओं को वापस बुलाया। इसके उदारवादी धार्मिक नीति शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कला, साहित्य एवं वास्तुकला में रुचि रखने के कारण मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में गिनती होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हाजी सिराजुल्लाह, बी ऑप्शन सैयद अहमद, सी सलामुल्लाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हाजी सिराजुल्लाह। इस आंदोलन का शुरुआत 1818 में हाजी सिराजुल्लाह ने की थी। यह
1781 से लेकर के 1840 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को गैर इस्लामी प्रथा को छोड़ने तथा अपने कर्तव्य के पालन हेतु प्रेरित करना था। यह आंदोलन हनाफी संप्रदाय से मिलता जुलता था। इनके शिष्य को शागिर्द कहा जाता था और फ़्रेजी आंदोलन के नेताओं को उस्ताद कहा जाता था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को तौबाल मुस्लिम या मुमिन कहा जाता था। इस आंदोलन की शुरुआत पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से हुई। यह आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था अकाल की छाया, महाजनों को ऊंची दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, डी था ऊंची भू राजस्व। इसका राइट आंसर होगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। यहाँ पे रेवताड़ी व्यवस्था लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की वार्षिक आधार पर एक निश्चित दर तय की गई थी। इस रेवतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समझौता प्रत्यक्ष रूप से किसान और सरकार के बीच होता था। हालांकि भू राजस्व की दरें मिट्टी के प्रकार तथा किसानों की क्षमता के आधार पर निर्धारित की गई थी, परंतु राजस्व की ये दरें काफ़ी ऊंची थी और किसान भू राजस्व चुकाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करते थे। और भू राजस्व को चुकाने के लिए किसान ने साहूकार और महाजन ऊंची दर पे, यानी कि जो ब्याज पे राशि देता था उसे ऊंची दर यानी उच्च ब्याज दर पे उधार लेता था। इस प्रकार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में यह उभर कर सामने आया, जो कि महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों और महाजनों के विरुद्ध 1874 से 1875 में विद्रोह किया। 12 मई 1875 को भीमरथी तालुक के सुपा कस्बे में यह आंदोलन हिंसक हो गई, जो कि आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य था साहूकार या ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्र को छीनकर नष्ट करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम,
हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पुलिगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुपति। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। निजाम हैदराबाद का शासक था, जो अब तेलंगाना में है। जब भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया तो अंग्रेजों ने निजाम को हैदराबाद पर शासन करने की स्वीकृति दी। जो कि निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। तमिलनाडु के कोलिगार में वर्ष 1805 ईस्वी के आसपास विद्रोह कर दिया था। वेलुपति ने 1802 से 9 के बीच त्रावणकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। वे एक पारसी विद्वान एवं शिक्षक, कपासी व्यापारी, आरंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। दादा भाई नौरोजी ने ही ए.ओ. ह्यूम तथा दिनसा वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का अध्यक्ष। लोगों में सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने रास्ता गोफ्तर नामक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया। वे ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने ही वर्ष 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का उल्लेख अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ऑप्शन बी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे जबरदस्ती एक अमान मूल्य पर कराया जा रहा था। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी। यह नील विद्रोह आंदोलन यह एक किसानों का एक आंदोलन था। यह विद्रोह सर्वप्रथम बंगाल में वर्ष पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? इसका राइट आंसर, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। सी ऑप्शन, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर एक अमान मूल्य पर कराया जा रहा था। इसका राइट आंसर था सी। यह आंदोलन सर्वप्रथम बंगाल में 1859 से लेकर के 61 में शुरू हुआ। अनेक वर्षों तक नीली ड्राई के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण था। इसका प्रयोग ऊन, कपास, सिल्क आदि को रंगने में किया जाता था। 1788 तक नील का उत्पादन बंगाल में व्यापक पैमाने पर किया जाता था। विश्व स्तर पर नील की भारी मांग थी। यूरोप में नील डाई की अत्यधिक मांग होने के कारण नील व्यापार अत्यंत लाभदायक था। यूरोपीय बागान मालिक भारतीय किसानों को खास फसलों के स्थान पर नील का उत्पादन करने को मजबूर करते थे। वे भारतीय किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर अग्रिम देते थे तथा उन्हें लाभदायक दरों पर नील अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर करते थे। इस शोषण से मुक्त होने के लिए बंगाल के नादिया जिले के नील्हे किसानों ने विद्रोह किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख पत्र इस प्रकार थे: टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पानियार, सिविल एंड मिलिट्री गज, इंग्लिशमैन आदि। टाइम्स ऑफ इंडिया को राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता, जबकि द हिंदू, बंगाली, द महर्ता आदि को, तीनों को राष्ट्रवादी समाचार पत्र माना जाता है। राष्ट्रवादी समाचार पत्र। दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद सो मच।